इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले प्रतिबंधित तहरीक तालिबान TTP समूह में ज़्यादातर अफगानी नागरिक शामिल होते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक उन्होंने यह बयान नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में 10 दिसंबर 2025 को दिया था। बयान के वीडियो क्लिप रविवार को टेलीविजन पर प्रसारित किए गए हैं। फील्ड मार्शल मुनीर ने अपने भाषण में कहा कि TTP के वे फॉर्मेशन जो पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं उनमें 70% अफगानी हैं। अफगानिस्तान में रहकर ये हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून बहा रहा है। हम अफगान तालिबान से साफ करना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान और TTP के बीच चुनाव करना होगा। ABC न्यूज़ के अनुसार यह बयान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। इस्लामाबाद ने बार बार काबुल से कहा कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकी हमलों के लिए ना होने दे। काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा है। मुनीर ने TTP को कितना अल ख्वारिज बताते हुए कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अधिक सक्रिय हो गया है। TTP वही गुट है जिसे कभी पालने पोसने का काम पाकिस्तान ने बखूबी निभाया था। इस्लामाबाद ने 90 के दशक में तालिबान को अपना इकबाल बुलंद करने के इरादे से औजार की तरह इस्तेमाल किया। भारत से बदला लेने के चक्कर में अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की कोशिश की। एक तरफ उसने आतंकवाद की निंदा की, दूसरी तरफ चरमपंथी समूह को फलने फूलने में पूरी मदद की। इस्लामाबाद दावा करता रहा है कि TTP अफगानिस्तान से संचालित होकर पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करने और तालिबान जैसी शासन व्यवस्था लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में हालांकि ये कहा गया है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में रहते हैं, उनके हाथों में वे हथियार आ गए हैं जो साल 2021 में अमेरिका छोड़ कर गए थे। आइए अब हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच बांग्लादेश में नृशंस हत्या का एक मामला भी सामने आया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। इस सिलसिले में बांग्लादेशी अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि बांग्लादेश के मेमन सिंह में जिस हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई अपमानजनक बात कही थी। बता दें कि दीपू चंद्रदास को उनकी फैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी के इस निंदा के आरोप के बाद 18 दिसंबर की रात को मॉब लिंचिंग में बेरहमी से मार डाला गया था। मारने के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई थी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ नारे लगाती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। मेमन सिंह में RAB-14 के कंपनी कमांडर MD सुजमा ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मृतक ने फेसबुक पर ऐसा कुछ लिखा हो जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उन्होंने यह भी बताया कि न तो स्थानीय लोग और न ही गारमेंट फैक्ट्री के श्रमिक ऐसी किसी गतिविधि की ओर इशारा कर पाए। कंपनी कमांडर सम सुजमा ने द डेली स्टार को बताया कि अब हर कोई कह रहा है कि उन्होंने खुद दीपू को ऐसा कुछ करते नहीं सुना। ऐसा कोई नहीं मिला जिसने दावा किया हो कि उसने खुद धर्म को ठेस पहुंचाते हुए कुछ सुना या देखा हो। जब हालात बिगड़े तो फैक्ट्री को बचाने के लिए उन्हें जबरदस्ती फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। अधिकारी ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद इस घटना के सिलसिले में शुरू में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब बाद में पूछताछ के आधार पर 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा मेमन सिंह के ASP मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने कहा कि पुलिस 3 और लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने दास की बेरहमी से हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और समुदाय की चुप्पी पर गहरी चिंता जताई है। इस संगठन ने इस बेरहम घटना की निंदा की और चेतावनी दी है कि बांग्लादेश बर्बरता की हालत में जा रहा है जिसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। ये हम बात करें अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप व्यापार अधिकारी ने अमेरिका के 2 बड़े पार्टनर यूरोपीय यूनियन और भारत की आलोचना की है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार डील नहीं हो पाएगी। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविक के साथ अमेरिकी टेक कंपनियों पर EU के रेगुलेशन पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने इस बारे में गंभीर चिंताएं जताई कि ये उपाय अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभावपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल की शुरुआत में भारत के साथ शुरू हुई बातचीत अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस बीच अमेरिका ने मलेशिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक कई अन्य पार्टनर्स के साथ डील पूरी कर ली है। ग्रीन ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि यह कहाँ ज़्यादा मुश्किल रहा है। EU के मामले में उन्होंने नॉन टैरिफ बाधा पर जोर दिया जिसमें अमेरिकी खेती शामिल नहीं है। यूरोपीय यूनियन के नियम अमेरिका के इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट को सीमित करते हैं।
यूरोपियन संघ को लेकर ग्रीड का आरोप है कि वो अमेरिकी कंपनियों खासकर टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियां अपना रहा है। उन्हें यूयू के ट्रेड कमिश्नर मारोश सेफ्चोविच से बातचीत के बाद कहा कि यूरोप द्वारा बनाए गए डिजिटल नियम अमेरिकी कंपनियों को ही निशाना बनाते हैं। ग्रीड का दावा है कि ईयू के नए डिजिटल टैक्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसे नियम हैं जो सिर्फ अमेरिकी कंपनियों पर ही लागू होते दिखते हैं, जिनमें गूगल, मेटा और अमेजन जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये नियम इनोवेशन को धीमा करते हैं और अमेरिकी कंपनियों से अतिरिक्त टैरिफ वसूलने का जरिया है। इसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने की कोशिश जारी रहती है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ग्रीड की बातों की उससे पता चलता है कि भारत को लेकर भी तस्वीर ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। ग्रीड ने कहा कि भारत के साथ बातचीत इस साल की शुरुआत में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में फ़ोन पर बातचीत हुई थी। अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत थी, जिसे रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चाय प्रतियोगिता उस वक्त कूटनीतिक विवाद में बदल गई जब चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने ताइवान का नाम और झंडा दिखाए जाने पर पुरस्कार समारोह बाधित करने की कोशिश की। फ्रांस के पेरिस में आयोजित टीज ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के पुरस्कार समारोह के दौरान चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये घटना तब हुई जब आयोजकों ने ताइवान का उल्लेख किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का झंडा प्रदर्शित किया। ताइवान के ताइचुंग शहर के जुशिन टी फैक्ट्री के सीईओ हसी चुंगलिन को उनकी हुआगांग सो शोर्स टी के लिए विशेष पुरस्कार दिए जा रहा था। इस दौरान चीनी दूतावास के दो प्रतिनिधि खड़े हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, ताइवान चीन का ही एक प्रांत है और ताइवान चीन का हिस्सा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना शुरू हो गई। आयोजकों ने चीनी प्रतिनिधियों की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए समारोह जारी रखा, जबकि दर्शकों ने चीनी कर्मचारियों को हूट किया और ताइवान के प्रतिनिधि के समर्थन में तालियां बजाई। समारोह के बाद आयोजित रात्रि भोज में हसी चुंगलिन ने कहा कि कई प्रतिभागियों ने उन्हें बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ताइवान की भूमिका के चलते दुनिया में उसके प्रति सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन की ऐसी हरकतें केवल नाराजगी और विरोध को ही जन्म देती हैं। ताइवान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हसियाओ कुआंग वेई ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का पालन करने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं बीजिंग को वैश्विक मंच में मजाक का पात्र बना रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन को ताइवान के साथ सम्मानजनक और समान आधार पर संवाद करना चाहिए। गौरतलब है कि एवीपीए एजेंसी फॉर द वैल्यूराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में हर साल 700 से अधिक वैश्विक उत्पादक भाग लेते हैं। इस वक्त अमेरिका, जापान और श्रीलंका के चाय उत्पादक भी प्रतियोगिता में शामिल थे। आइए बात करें अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने तुलसी गाबार्ड ने इस्लामिक विचारधारा को लेकर बड़ा बयान दिया है और इसे अमेरिकी मूल्यों के लिए खतरा बताया है। एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान गाबार्ड ने तर्क दिया कि इस्लामवाद अमेरिकी स्वतंत्रता की बुनियाद के साथ मेल नहीं खाता है। उन्होंने इस्लामवाद को इस्लाम धर्म से अलग एक राजनीतिक विचारधारा बताया। देश के कुछ हिस्सों में हो रहे घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए गाबार्ड ने दावा किया कि कानूनी और राजनीतिक सिस्टम के जरिए इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा पैटरसन न्यू जर्सी को खुद को पहला मुस्लिम शहर कहने पर गर्व है। वे कानूनों और हिंसा के जरिए लोगों पर इस्लामिक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही ट्रेंड दूसरी जगहों पर भी दिख रहे हैं। इसी साल रमज़ान की शुरुआत पर न्यू जर्सी के मेयर ने यहाँ की मुस्लिम आबादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पैटरसन दुनिया का सबसे चौथा पवित्र शहर है। उन्होंने दर्शकों से कहा यह ह्यूस्टन जैसी जगहों पर पहले से ही चल रहा है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शायद हो सकती है, ये पहले से ही हमारी सीमाओं के अंदर हो रहा है। गबार्ड ने धार्मिक स्वतंत्रता और इस्लामाबाद के बीच एक साफ फ़र्क बताया। उन्होंने इस्लामाबाद को एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत बताया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खारिज करता है। गबार्ड ने कहा कि सीधी बात यह है कि जब हम इस्लामाबाद के खत्ते की बात करते हैं तो यहाँ वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारे देश की नींव के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिकी सिस्टम इस विश्वास पर आधारित है कि आज़ादी जन्मजात होती है, इसे राज्य नहीं देता। गबार्ड ने कहा कि जब हम समझते हैं कि हमारी आज़ादी भगवान से मिलती है, किसी और से नहीं, तो हम इस इस्लामी विचारधारा के खतरे की गंभीरता को समझते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.